एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी एकता को लेकर कल कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात होनी चाहिए, जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हमें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। खरगे ने कहा कि संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक होकर लड़ना होगा। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि हम सब एक साथ हैं। वहीं आज शिवसेना नेता संजय राउत का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को उद्धव ठाकरे से कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल मिलेंगे। इसके बाद खरगे राहुल गांधी की उद्धव से मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं से नीतीश और तेजस्वी भी मिल चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन अपोजिशन पार्टी है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने से कुछ लोगों को जागरूक करके ये काम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। आज हमको सभी खुशी है कि शरद पवार साहब डायरेक्टली बॉम्बे से यहाँ पर अपने यहाँ पर आकर हमको मार्गदर्शन किए लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज हो रहा है, ये सभी चीजों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। खरगे जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है ऑपोजिशन को एक करने की। शुरुआत है, हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। शरद पवार साहब से भी राहुल जी और खरगे साहब की बातचीत कल हो गई है, यह अच्छे संकेत है। उससे पहले मुंबई में उद्धव जी और शरद पवार साहब की मुलाकात हुई है। मैंने आज ही पढ़ा है कि राहुल जी ममता बनर्जी को भी मिलने वाले हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमेशा दृष्टिकोण रहा है या षड्यंत्र रहा है कि कोई अपोजिशन एक साथ न मिले, एक साथ न रहे, ये भ्रम उनका टूटने वाला है। 2024 में पूरा विपक्ष एक रहेगा। सोमवार को 5 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर महासचिव वेणुगोपाल जी, केसी वेणुगोपाल जी मुंबई में आ रहे हैं। उद्धव जी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। उनके बाद मुझे लगता है कि एक मुलाकात खरगे साहब और राहुल गांधी जी के साथ भी हो सकती है। जब मैं दिल्ली में राहुल जी से मिला था, सोनिया मैडम भी थी वहाँ, तब हमने भी बातचीत की है और हमने भी उनको न्योता दिया है कि आपको मुंबई में आना है। चलिए इस पर अपने सहयोगी मनोरंजन भारती से बात करते हैं। बाबा, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कवायद लगातार विपक्षी पार्टियों की मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन सवाल अब भी ये है कि क्या सारी पार्टियां एकजुट होंगी या तीसरा मोर्चा बनेगा? क्योंकि ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव और नवीन पटनायक की मुलाकात को दरकिनार नहीं कर सकते हम। जी हाँ, ऐसा है कि पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गतिविधियां तेज हुई हैं और इस गतिविधि में जो 2 सबसे बड़े लीडर हैं और जिनके साथ कि आप कह सकते हैं कि 56 साल का राजनीतिक अनुभव है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और साथ में नीतीश कुमार, इन सारे नेताओं की मुलाकात हुई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि खड़गे के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और उसके बाद कल रात में जो है वो खड़गे साहब और राहुल गांधी और शरद पवार की मुलाकात हुई है। सबसे पहला काम यह है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आपस में मिलकर बात कर लें। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस भी है, इसमें नीतीश कुमार भी हैं, इसमें तेजस्वी यादव भी हैं, इसमें शरद पवार हैं, इसमें आप डीएमके के नेता को भी जोड़ सकते हैं और ये सभी मिलकर के अन्य
दल जो कि गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई हैं उनसे बात करेंगे। अब जो मुलाकातों का दौर ये हुआ है कि जैसे नीतीश कुमार जो है अरविंद केजरीवाल से मिले हैं, वामपंथी दल के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार को कहा गया कि वो ममता बनर्जी से भी बात करें, चंद्रशेखर राव से भी बात करें, शरद पवार भी ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव से बात करेंगे, खड़गे साहब भी बात करेंगे। तेजस्वी यादव को कहा गया है कि वो अखिलेश यादव से बात करें क्योंकि उन दोनों के बीच पारिवारिक संबंध है और एक ही तरह की राजनीति करते हैं। उसके बाद इन नेताओं से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक से भी शरद पवार मुलाकात करेंगे, नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। तो सब लोगों को इकट्ठा करके इस महीने के अंत में एक बड़ी मीटिंग होने की संभावना है, जिसमें कि ये तय किया जाएगा कि मुद्दे कौन से हैं, वैसे मुद्दे जो कि जिनको लेकर के विपक्ष 2024 के चुनाव में जाए उसको लेकर के वो पहले तय होना है, और उसके बाद ये तय होना है कि क्या विपक्ष का एक ही उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ हो सकता है। अभी तक इसमें कोई नेता की बात नहीं हो रही है, अभी तक इसमें किसी फ्रंट की बात नहीं हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ये सारी बातें बाद में डिसाइड की जाएंगी। जैसे कि आपको याद होगा यूनाइटेड फ्रंट भी बना था, तो वो चुनाव के बाद बना था। तो पहले चुनाव में क्या रणनीति है, मुद्दे क्या है, कैसे साथ आना है, कैसे मिलकर लड़ना है, जहाँ पे जो क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ पे उनको मजबूत करने की बात है। तो इन सब चीज़ों पे अभी चर्चा हो रही है। आज भी शरद पवार दिल्ली में है, आज भी जो है इस मामले में कोई डेवलपमेंट होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि खड़गे साहब आज जो है दिल्ली में नहीं है, वो हैदराबाद में है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो किसी तरह केसीआर से वहाँ के मुख्यमंत्री से संपर्क करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ आपने जैसे संजय राउत को सुना कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी जो है वो मुंबई जाएंगे, केसी वेणुगोपाल सोमवार को जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सावरकर के मुद्दे पर जो बात होती है और जिसमें कहा गया है कि उससे शिवसेना जो है हर्ट होती है, तो उसको लेकर के राहुल गांधी को समझाया गया कि ऐसे मुद्दे ना उठाए जो सहयोगी दलों को, जिससे कि भावनात्मक रूप से उनको चोट लगे। तो इन सब चीज़ों के लिहाज से राहुल गांधी जब उद्धव ठाकरे से मिलेंगे तो वो मुलाकात भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल बाबा, और अरविंद केजरीवाल से भी मिले हैं ये तमाम नेता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है बाबा कि अरविंद केजरीवाल क्यों इस मोर्चे में या फिर इस पूरी कवायद में शामिल होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हाल फिलहाल ही चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। क्या वजह रहेगी कि अरविंद केजरीवाल जुड़ेंगे? देखिए, जब सारे विपक्षी दल इकट्ठे होंगे और वहाँ पे मुद्दा जब ये होगा कि क्या सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जाता है, तो ये एक बाइंडिंग फोर्स हो सकता है और उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जो है इस मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। भले ही वो नेशनल पार्टी आज बने हैं, कल तक एनसीपी भी नेशनल पार्टी थी, सीपीआई भी नेशनल पार्टी थी। तो नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है वो आपके वोटों के परसेंटेज पे होता है, वो आती जाती रहेगी। लेकिन विपक्ष के मोर्चे में जुड़ना उनके लिए एक मजबूरी भी होगी और एक उनके लिए फायदेमंद भी होगा कि जिस मुद्दे को वो अकेले उठाते रहे हैं, वो यदि पूरा विपक्ष उठाएगा तो उसका वजन कुछ और होगा। बिल्कुल बाबा, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो हमने देखा था एक मंच पर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा कि हम एक साथ लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद हमने देखा कि अपने अपने दल के साथ सभी नेता हो लिए। निश्चित रूप से ये जो ईगो की लड़ाई है वो काफी जो है वो आड़े आती है इन नेताओं में एका को लेकर के। जब सवाल लीड करने का होता है या जहां पे सवाल सीट बंटवारे का होता है, तो ये सारी कवायद जो है धरी की धरी रह जाती है। इसलिए इस बार कहा गया है कि पहले मुद्दा तय कीजिए और जहां पे जिन राज्य में क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर उनको और मजबूती प्रदान करने की बात कही जा रही है। जैसे यदि आप मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में यदि ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ मजबूत है, तो क्या कांग्रेस और लेफ्ट किसी तरह से ममता बनर्जी के साथ जो है तालमेल कर सकती है? तो इन बातों का ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए इस बार का जो गठजोड़ है पिछले बार के गठजोड़ से थोड़ा अलग होने वाला है। इसी पर मैं आ रही थी। अंतिम सवाल आपसे है कि ममता बनर्जी को कैसे जोड़ा जाएगा? ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनको किस तरह से इस गठबंधन में जोड़ेंगे? देखिए, ममता बनर्जी से बात करने के लिए शरद पवार को और नीतीश कुमार को डिप्यूट किया गया है। इन नेताओं के इनसे अच्छे संबंध है और उनको समझाया जाएगा कि आपको ये तय करना है कि आपका जो है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी
कौन है, क्या वो आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी बीजेपी है या कांग्रेस है या लेफ्ट है। तो ये जब बात इस पर आएगी तब जाकर के आपको जो है एक क्लैरिटी मिलेगी कि वहां पर ममता बनर्जी को तय करना है कि उनको सबसे पहले बीजेपी से लड़ना है या कांग्रेस से लड़ना है। शुक्रिया आपका बाबा इस तमाम जानकारी के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि अब विपक्ष की कवायद शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे जो नेता छिटक गए हैं या फिर जो नेता इस कवायद में नहीं जुड़ रहे थे, उन्हें भी इसमें जोड़ने की कोशिश जारी है।